हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मैं उमित तलडा, आपका फ्रेंड फिलोसोफर एंड गाइड। चलो भाई, तो ये फाइनल वीडियो है सर। आई थिंक जून के बच्चों के लिए शायद मेरा ये आखिरी वीडियो रहने वाला है। इसके बाद कुछ प्लान नहीं है, कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। ये मेरा फाइनल मैसेज है, ठीक है, टू ऑल माय स्टूडेंट्स। ठीक है, यूट्यूब पूरा यूट्यूब फैमिली, इवन लेक्चर बायर्स, ठीक है, सबके लिए कॉमन एक फाइनल मैं आपको सब बताने वाला हूँ। तो बस एक ही रिक्वेस्ट है, अच्छे से पूरा वीडियो आखिरी तक देख लेना है, ठीक है। लास्ट डे पे कैसे पढ़ना है वो भी मैं इसी वीडियो में आखिरी में बताने वाला हूँ, ठीक है। चलो, तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ डू एंड डोंट्स जो मैं ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस में बता चुका हूँ, बट अभी फिर से वो चीज़ें आपको याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बच्चे अभी भी यही गलतियाँ कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि सिर्फ रिवाइज करें, सिर्फ रिवाइज करें। अगर आपके पास अभी भी आर्ग्यूमेंट है, दिन पजे कितने, अभी भी अगर कुछ नहीं हुआ है तो नहीं होगा अभी भी। अभी तो मतलब समझ रहे हो ना, कंट्रोल करो अपने आप को, आपके थॉट्स को, ठीक है। तो अभी समझ जाओ बात को, संभल जाओ। तो अभी न्यू टॉपिक्स मत पकड़ो, चुपचाप सिर्फ रिवाइज करो, ठीक है। फिर है कैलकुलेटर बिना कोई लॉजिक मत बदलना। मूड के हिसाब से ऐसे ही अच्छा दिखने में अच्छा है ये ले लेता हूँ, ऐसे मत करना। कैलकुलेटर जो यूज़ किया हुआ है अभी तक वो ही यूज़ करना है। बट कुछ कैसियो कैलकुलेटर्स में कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि उसमें मेमोरी फंक्शन जो होता है, मेमोरी सेव्ड रह जाती है और वो आगे के कैलकुलेशंस में भी यूज़ हो जाती है। तो काफ़ी लोगों को आंसर उनका एक बार में नहीं आ पाता। तो अगर आपको ऐसा कुछ इशू है और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये क्यों आ रहा है, तो वो मेमोरी फंक्शन का इशू है उसका। तो आप चेंज कर सकते हो, क्योंकि पेपर में अगर आप ऐसा कैलकुलेटर जिससे आपके आंसर ही नहीं आ रहे, वो कैलकुलेटर लेके कोई फ़ायदा नहीं है, आपका और नुकसान ही होगा। बेटर है आप नया कैलकुलेटर ले लो। मैं कौन सा यूज़ करता हूँ मैं आपको बता देता हूँ। ये पैटर्न वाला आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। इसका मॉडल नंबर होता है 512। कंपनी कोई भी चलेगी, ठीक है। डमी कंपनीज भी होती हैं, सिटीजन का भी आता है, ऑरपैट का भी आता है, कोई भी ले सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। सिर्फ फॉर्मेट ध्यान रखो, ऐसा कुछ फॉर्मेट होना चाहिए, इसमें कुछ भी टैक्स वैक्स के वो नंबर नहीं होने चाहिए। दो बेसिक आपके चीज़ें होनी चाहिए, एक है जीटी फंक्शन होना चाहिए, एम प्लस एम माइनस एम आर सब में ही होता है, ठीक है, और स्क्वायर रूट। बस स्क्वायर रूट और जीटी फंक्शन होना चाहिए, करेक्ट का भी डिलीट का फंक्शन होना चाहिए, और प्लस माइनस का भी एक साइन होता है वो भी होना चाहिए। बस इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। इसके अलावा और कोई भी फंक्शन की आपको नीड नहीं है। और कोई भी टैक्स वैक्स जिसमें डायरेक्टली कैलकुलेट करने के बटन्स होते हैं वो न लेके जाएं, क्योंकि हो सकता है वो डिसअलाउ हो जाए। क्योंकि आपका टैक्स का भी पेपर होता है, उसमें शॉर्टकट फंक्शन से अलाउड नहीं होते। तो ध्यान रखना, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप टैक्स फंक्शन वाले या कुछ वो साइंटिफिक फंक्शन वाले लेके चले जाओ, वहाँ पे वो डिसअलाउ कर देंगे, फिर आप क्या करोगे वहाँ पे, कहाँ से अरेंज करोगे, भीख मांगते फिरोगे सबसे। इसीलिए कह रहा हूँ, सोच समझ के करो, ठीक है। एग्जाम प्रोफेशनल एग्जाम है, इसलिए कह रहा हूँ, ये मजाक मस्ती का काम है भी नहीं। बहुत सोच समझ के ध्यान से, होश हो आवाज में सारी चीजें करनी होती है। यहाँ पे जोश काम आता है नहीं, ठीक है। चलो, तो अगर आपका कैसियो कैलकुलेटर है और अगर आप में उसको इशू हो रहा है, अगर आपको इशू नहीं हो रहा है, हो सकता है ना कैसियो कैलकुलेटर है आपको कोई इशू नहीं हो रहा है तो आप वही यूज कर ले। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि कैसियो वाले सब अलाउड नहीं है या अच्छे नहीं है। अगर आपको इशू हो रहा है, क्योंकि काफी बच्चों को हो रहा है, मुझसे पूछ रहे हैं, इसीलिए बता रहा हूं। तो कैसियो है प्लस प्रॉब्लम है तो ही चेंज करें। कैसियो है प्लस प्रॉब्लम नहीं है तो कैसियो ही लेके चले जाए। क्लियर है, बहुत अच्छे से मैंने बता दिया। आगे, अब कोई नए नोट्स मत लो, कोई नए ऑथर के या कोई एडिशनल नोट्स, ठीक है, जिससे पढ़ रहे हो, जस्ट स्टिक टू दैट। ये सब बड़े ब्लंडर्स हैं, ठीक है, एक सब छोटे मिस्टेक्स नहीं है, ऐसा समझ लो। ये मैं ब्लंडर्स बता रहा हूं कि आप अपने खुद दुश्मन बन रहे हो और अपना अटेम्प्ट खुद आप खतरे में डाल रहे हो। ऐसी नादानियां बिल्कुल भी ना करें, ठीक है। तो बहुत बड़ा ब्लंडर है कि अब एंड मोमेंट पे आप नोट्स चेंज कर दे रहे हो या कोई नए नोट्स पकड़ रहे हो। कोई चांस नहीं है इसका, ठीक है। आप बहुत ही डेड एंड पे आ गए हो। जो भी मटेरियल से अभी तक आप पढ़ रहे हो, जो भी मटेरियल से अभी तक आपने रिवाइज किया है, जस्ट स्टिक टू दैट। मेन नोट्स जिससे आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, वो चेंज मत करो, ठीक है। फिर है, सो सबसे मेरा मतलब ऐसा समझ लो कि मैं एज अ टीचर आपसे भीख मांग रहा हूं, लिटरली मैं भीख मांग रहा हूं। इस पॉइंट पे प्लीज भीख दे दो।
प्लीज से अ बिग नो टू फॉरवर्डेड क्वेश्चन। काफी हद तक ये कम हो गया है और मैं अपने आप को इसमें क्रेडिट देना चाहूंगा। 4 अटेम्प्ट पहले जो ये फॉरवर्डेड क्वेश्चन का चलन था काफी हद तक रिड्यूस हो गया एंड आई फील वेरी हैप्पी अबाउट दिस कि ये सब बकवासबाजी बंद हो रही है, कम हो रही है। पर अभी भी है, अभी भी है, मैं देख रहा हूं हर जगह अभी भी है। इवन मेरे बायर्स भी फॉरवर्डेड क्वेश्चंस मेरे से पूछ रहे हैं और मुझे बहुत प्यार से विनम्रता से उनको मना करना पड़ता है कि ये फॉरवर्डेड क्वेश्चन के आंसर मैं नहीं देता, जिसमें कोई आंसर है नहीं, जिसमें कुछ है नहीं, क्रॉस चेक करने के लिए कुछ है नहीं, ऑथर का भी नाम पता नहीं है, पता भी है तो वो जवाब नहीं देता। कट कर दो, फाड़ दो ऐसे नोट्स को, बिल्कुल अपने साथ मत रखो। मैं बता रहा हूं आप अपने दुश्मन खुद पाल रहे हो और फिर बोल रहे हो सर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, सर मेरे को जम नहीं रहा कुछ। तो ये सब करोगे तो नहीं जमेगा ना भाई, कैसे जम सकता है भाई? क्या क्या सपने देख रहे हो? तो से अ बिग नो। दोस्तों को हेल्प करने के चक्कर में आप फंस जाते हो, मैं बता रहा हूं। ये होता ही स्टार्ट ही वहीं से होता है। दोस्तों को हेल्प करने के चक्कर में घुस जाते हो और अपनी वाट लगा देते हो एग्जाम में। पहले खुद की मदद करो, आई रिपीट, पहले खुद की मदद करो, बाद में दूसरों की समाज सेवा करते बैठना। क्योंकि अगर आप समाज सेवा कर रहे हो, बाकी लोग पास हो गए और अगर आप ही फेल हो गए तो वो सिचुएशन आप फेस नहीं कर पाओगे, मैं बता रहा हूं। ठीक है, चलो। तो फॉरवर्डेड क्वेश्चन बिल्कुल भी टच भी नहीं करना है, ठीक है? यही मैं कह रहा हूं, डोंट टच एनी प्रैक्टिकल क्वेश्चन जिसकी वर्किंग ही नहीं है। लोग अभी भी ये ब्लंडर कर रहे हैं, वर्किंग नोट ही नहीं है, ऑथर का आता पता नहीं है, कोई मतलब कोई रास्ता ही नहीं है कि मैं इसको कैसे टैली करूंगा या पता कैसे करूंगा कि सही है कि नहीं। और फिर अलग अलग टीचर से भीख मांगेंगे, सर इसका आंसर बता दो, उसका आंसर बता दो। ये सब करना ही क्यों है भाई तुमको? क्यों करना है? पास पेपर सारे दिए हुए हैं ना आपको, अच्छे खासे अटेम्प्ट हो गए हैं, अच्छे खासे प्रैक्टिकल उसमें है, अच्छे खासे टाइप के क्वेश्चन भी हैं उसमें। मुझे समझ में नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है भाई। और सबके वर्किंग नोट्स मैंने दिए हुए हैं, पढ़ाए हुए हैं। मतलब मुझे नीड ही समझ में नहीं आ रही। अगर आप 5 साल पहले की बात करते तो मैं समझ सकता था, ज्यादा कंटेंट अवेलेबल नहीं था, प्री कोविड बड़ी दिक्कत थी। प्री कोविड इतना सारा मटेरियल और सब पढ़ाया हुआ नहीं था, वर्किंग नोट्स इतना कोई नहीं देता था। पर अभी आपके पास है ना, तो आपको क्यों वेंचर करना है, वो भी इतने लास्ट मोमेंट में? 2 महीने पहले करना था ना ये सब। एंड मोमेंट में अपने आप को एक लाचारी वाली सिचुएशन में आपको क्यों डालना है? मुझे नहीं समझ में आ रहा है, आज तक नहीं समझा मुझे। और इसलिए मेरा गुस्सा फूट जाता है कि मुझे लॉजिक ही समझ में नहीं आया। क्योंकि मैं अगर आपकी जगह होता मैं ऐसा कभी नहीं करता, कभी भी नहीं करता। अच्छा खासा कंटेंट अवेलेबल है, मेरे ख्याल से आप उसको बस टिक करो। वेंचर करना, ये एडवेंचर करना थोड़ा सा अपने आप को रोको, ठीक है? तो ये सब मत करो। फिर है कि एप्स वैप्स थोड़े से कम कर लो, यूट्यूब चलने दो भले, वो आपकी इच्छा है, यूट्यूब आप कभी बंद नहीं कर पाओगे क्योंकि आपके पास रीजन है उसका। बट व्हाट्सएप में ग्रुप्स में हो, अगर आप वो टिंग 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 दिन भर बज रहा है, फिर आपको इच्छा हो रही है, फिर आप उसमें क्वेश्चन देख रहे हो, किसी को जवाब दे रहे हो, तो ये सब बंद कर दो। अभी इसका समय नहीं है, ठीक है? इंस्टा और व्हाट्सएप मेरे ख्याल से तो बंद कर दो, अनइंस्टॉल कर दो। कोई नुकसान मेरे ख्याल से तो नहीं होने वाला। और इतने एंड मोमेंट पे देखो, मैं भी अब जवाब दे नहीं रहा हूं। आपको लगेगा कि मैं तो, और रिक्वेस्ट कर रहा हूं सारे टीचर्स से भी, एंड मोमेंट पे इतना अवेलेबल मत रहो। क्योंकि अगर आप अवेलेबल हो तो बच्चा कुछ ना कुछ पूछेगा ही। अब जरूरत है नहीं है उसको नहीं समझ में आने वाला, क्योंकि वो एग्जाम प्रेशर में है, वो हर चीज आपसे पूछेगा और आप जवाब दोगे तो वो और चीजें पूछेगा। 10 जवाब दो, वो 100 क्वेश्चन और पूछेगा, उसके क्वेश्चन खत्म नहीं होने वाले। और वो दिन भर व्हाट्सएप पे आपके बहाने लगा रहेगा और उसको लग रहा होगा कि वो पढ़ाई कर रहा है। मैं डाउट पूछ रहा हूं सर से, अरे पर आप हर 5 मिनट में व्हाट्सएप चेक कर रहे हो। कुछ समझ में आ रहा है आपको? जो चीजें आप पूछ रहे हो वो आपके मार्क्स में ज्यादा एडिशन नहीं कर रहे हैं, पर आपका पूरा टाइम खा रहे हैं, वो आप नहीं समझोगे। यही फर्क है एक स्टूडेंट और टीचर में। रिस्पेक्ट द एक्सपीरियंस, ठीक है? आपको फायदा मैं बता रहा हूं रत्ती भर का भी नहीं होने वाला। व्हाट्सएप व्हाट्सएप जब दिन भर खेल रहे हो, इट विल नॉट ऐड टू योर मार्क्स, नहीं ऐड करेगा, बस आपको संतुष्टि देगा, सेटिस्फैक्शन देगा, मार्क्स ऐड नहीं करने वाला। 1 2 3 मार्क्स से ज्यादा ऐड होते ही नहीं है। और उतना टाइम उतना प्रोडक्टिविटी अगर आप अपने रिविजन्स में दिखाओ, मल्टीपल रीडिंग्स में दिखाओ, तो आपके 10 15 मार्क्स तो वैसे ही बढ़ जाएंगे। ये अंडरस्टैंडिंग जब आप स्टूडेंट होते हो आपको नहीं आती है, गलतियां करने के बाद, अटेम्प्ट पे अटेम्प्ट देने के बाद समझ में आती है।
और जो अटेम्प्ट दे चुके हैं वो आसानी से इससे कोरिलेट कर रहे होंगे। लाइक करके मुझे बता देना कि जो मैं बातें कर रहा हूँ ये हवा वाली बातें या रियलिस्टिक बातें। लाइक करके मुझे जरूर बताना, ठीक है। फिर जनरल बातें, पॉजिटिव रहो, ठीक है। अब पॉजिटिविटी विल डिपेंड कि आपकी पढ़ाई कैसी हुई है। पढ़ाई हुई है तो आप यस पॉजिटिव रहोगे, पढ़ाई नहीं हुई है, लेट स्टार्ट किया था, आधे चैप्टर अभी भी बाकी हुई है, तो फिर पॉजिटिव रहना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा, ठीक है। बट जिनकी पढ़ाई हो गई है, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आप पॉजिटिव रहें। आसपास बहुत शोर है क्योंकि उनकी पढ़ाई नहीं हुई है। अरे आपकी तो हुई है ना। अगर आपकी पढ़ाई हो गई है तो आप अलग ही कैटेगरी में आ जाते हो। मुझे लगता है आपको आसपास देखना ही नहीं चाहिए। अगर आप सेल्फ सफिशिएंट हो, आपकी पढ़ाई हो गई है, आपके पास अच्छे नोट्स हैं, आपकी पूरी अंडरस्टैंडिंग हो गई है, आपको किसी की भी नीड नहीं है। बिलीव मी, 60 मार्क्स लेने के लिए आपको किसी की भी नीड नहीं है। बस अगर आप एक कमरे में अपने आप को कैद कर लो, अच्छे से पढ़ाई करो, मल्टीपल रीडिंग्स करो, एक आध फुल पेपर टेस्ट दे सको, मेरे ख्याल से उतना ही काफी है। जबरदस्ती वेंचर मत करो, आपका टाइम वेस्ट होगा, आपकी एनर्जीज खर्च होंगी और वैल्यू एडिशन कुछ नहीं होगा। तो जिनकी पढ़ाई हो गई है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत बड़ी रिक्वेस्ट कर रहा हूं आपसे, क्योंकि काफी डिजर्विंग बच्चे जब फेल हो जाते हैं या एग्जामिशन से थोड़ा सा फॉल शॉर्ट हो जाते हैं और उनको वो सब्जेक्ट फिर से देना पड़ता है, मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि वो डिजर्विंग है। पर छोटी छोटी बेवकूफियों की वजह से ऐसा होता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हो चुका है। सीए में नहीं हुआ है, 10th स्टैंडर्ड में हुआ था। मैंने अपने दोस्तों को पास कराने के चक्कर में बहुत टाइम वेस्ट कर दिया, 10-10 15 मार्क का मेरा पेपर छूट गया। तो जो बंदा 90% डिजर्व करता था, उसके सिर्फ 74% है। आज तक मैं भूल नहीं पाया हूं, सिर्फ दोस्तों को हेल्प करने के चक्कर में। मतलब मुझे लगा मैं कितना नेक काम कर रहा हूं, और मैं 90 वाला बच्चा 74 पे आ गया हूं। आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरा पूरा करियर का डायरेक्शन ही चेंज हो गया। तो आप गलती ऐसा मत करें। मैं तो 10th में था, बहुत ही मासूम था, बहुत ही भोला था। आप एग्जीक्यूटिव फाइनल लेवल पे हो, आप इतने भोले नहीं हो, आपकी एज अच्छी है, आप मेच्योर हो, तो मेच्योरिटी के साथ काम करें, ठीक है। फिर है खाने पीने का ध्यान दें, ठीक है, क्योंकि ये भी मैंने बहुत देखा है बच्चों में। फूडी होते हैं मेरे जैसे, तो फूडीज होते हैं, तो ये भी खाओ वो भी खाओ, ये इच्छा हो रही है वो इच्छा हो रही है, पढ़ाई में टेंशन में एंजाइटी में होता है। खाने पे अपन ध्यान नहीं देते हैं, बस अपने आप को एक बैलेंस रखने के लिए, खुश रखने के लिए, मेंटली स्टेबल रखने के लिए अपन खाते जाते हैं। तो मत करो, क्योंकि ज़्यादा खाओगे फिर आप पढ़ाई के लिए बैठ नहीं पाओगे। और ये समय में आपकी सिटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 to 12 आवर्स की मिनिमम सिटिंग है। बहुत ज़्यादा भी मत करो, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ। 15-15, 18-18 घंटे सब बेवकूफ़ी है। 10 से 12 घंटे प्रोडक्टिव बहुत ज़्यादा है, उतना आप सस्टेन कर लोगे। सस्टेन भी करना है, कंसिस्टेंसी इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो फिजिकल एंड मेंटल दोनों हेल्थ का आपको ध्यान देना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, अपने आप को पॉजिटिव रखना है। और जितनी भी पढ़ाई हुई है उसको समेटो, उसी को और क्रिस्टलाइज करो, उसी को और निखारो, टेस्ट वगैरह दो, वीकनेसेस आइडेंटिफाई करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो, ये सब करो। क्लियर है? चलो अब आते हैं मुद्दे पे कि सर लास्ट डे पे कैसे रिवाइज करें। ठीक है, आपके पेपर के टाइमिंग्स सुबह के हैं, ठीक है, जून 23 एग्जाम सुबह के पेपर हैं 9 to 12, ठीक है। तो आप 1 बजे या 1:30 बजे तक घर पे आ जाएंगे, खा पी के मेरे ख्याल से 2 बजे तक तो आप पढ़ाई करने के एक हालत में आ जाओगे, या आना चाहिए आपको। आपको टाइम दूंगा, आप तो 5 बजे पढ़ने को बैठोगे क्या आप, ठीक है, क्या करना चाहिए मैं वो बता रहा हूँ कि 12 बजे का पेपर है, 1 बजे 1:30 बजे, चलो मुंबई वाले या जो ज़्यादा ट्रैवलिंग वाले हैं वो एक्सेप्शन होंगे। ऑन एन एवरेज मैं कहूँ, ऑन एन एवरेज पैन इंडिया लेवल पे 1 घंटा ट्रैवलिंग टाइम होता होगा। 1 घंटा ट्रैवलिंग टाइम होता होगा फ्रॉम सेंटर टू होम। ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, मैं एवरेज कह रहा हूँ। ठीक है, 1 बजे तक आप घर आ जाओगे, बढ़िया आराम करो, कुछ खाओ पियो, 2 बजे पढ़ने के एक माइंडसेट में आ जाओ। 2 बजे से भी आप बैठे, रात को 1 बजे या 2 बजे तक आप बैठ सकते हो। सुबह आपका 9 बजे का पेपर है, सुबह ज़्यादा पढ़ने का प्रेशर अपने ऊपर मत रखो, पढ़ाई खत्म करके ही सो और डायरेक्ट फिर पेपर में चले जाओ। एंड गेम नोट्स बस हाथ में रखना, पॉकेट बुक अगर मेरी है तो पॉकेट बुक को पूरा यूज़ कर लेना, ठीक है। तो मतलब जो भी कॉम्बिनेशन में आप पढ़ो, जल्दी सो जाओ फिर जल्दी उठो, वो भी कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। टोटल मेरे ख्याल से 10 से 12 घंटे आप पढ़ सकते हो। 10 घंटे मतलब एवरेज में मान रहा हूं। कुछ बच्चे प्रोडक्टिव हैं, बहुत ज्यादा सीरियस हैं, वो 12 घंटे तक भी पढ़ सकते हैं। 10 से 12 घंटे आपके पास है अगर आप बोथ ग्रुप के स्टूडेंट हो। बोथ ग्रुप वालों के पास एक एक ही दिन है, ठीक है। तो पहले बोथ ग्रुप वालों का समझ लेते हैं।
अवेलेबल टाइम 10 to 12 आवर्स, तो आप इतना मिनिमम आपको इतना पढ़ना है। इससे कम किया ना तो बस फिर मेरा आप रुद्र रूप देख लोगे, ठीक है। इससे कम करना ही नहीं है, इतना आप मिनिमम जब कर सकते हो तो इसको घटाना क्यों है। काफी बच्चे मुझसे भी पूछ रहे हैं सब सिर्फ एंड गेम नोट्स पढ़ के जाए क्या। अबे एंड गेम नोट्स 5 घंटे में पढ़ के हो जाता है, तू 12 घंटे तेरे पास अवेलेबल है, तू सिर्फ 5 घंटे पढ़ना चाहता है, ये क्या मजाक है। मतलब मुझे समझा नहीं, ये ओनली वर्ड क्यों यूज करते हो। अरे भैया वो 60-70 पेज के नोट्स हैं, 5-6 घंटे में हो जाते हैं पढ़ के। 12 घंटे तेरे पास मिनिमम अवेलेबल है, तुम सिर्फ 5-6 घंटे पढ़ के चले जाओगे, ये क्या मजाक है। और फिर दुनिया भर का सीरियसनेस दिखाते हो। अरे भाई ये ओनली वर्ड यूज करना ही नहीं है, जब तक है जान पढ़ते रहो। एंड गेम नोट सिर्फ तो वो तो 5-6 घंटे में उड़ जाएगा, 4 घंटे में भी आप पढ़ के निपटा लोगे। तो ये मिनिमम है, अगर आपका पढ़ के जल्दी हो जाता है आप और ऐड करो, ज्यादा से ज्यादा कवरेज करके जाओ, ठीक है। तो एंड गेम नोट्स प्लस जो पूरा मेरा ये है फॉर्मूला शीट, लिमिट्स, एब्रीविएशन, इंपॉर्टेंट सेक्शन, जो भी पूरा मटेरियल मैंने दिया हुआ है ये पूरा आपको करना है। मेरे ख्याल से 6 घंटे में हो जाएगा, 6 घंटे में पूरा हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा। एक दो बार भी अगर आपने इसके पहले एंड गेम नोट्स पढ़ लिए हैं, आप सेकंड थर्ड फोर्थ टाइम पढ़ रहे हो एंड गेम नोट्स, आराम से 6 घंटे में आप निपटा लोगे। और फिर आपको सारे के सारे पास्ट पेपर्स कवर करने, सारे के सारे पास्ट पेपर्स कवर करने हैं, ठीक है। इतना मेरे ख्याल से आप 10 से 11 घंटे में आराम से कर लोगे, इससे कम सोचना भी मत, पाप लगेगा आपको, ठीक है। अब इसमें अगर टाइम मिलता है तो आप टाइप वाइज प्रैक्टिकल शीट जो मेरी है वो कवर कर सकते हो, या थोड़ा बहुत थेरी और कवर करनी है। जर्नल एंट्रीज एक बार अलग से जर्नल एंट्री सारी पढ़ के जानी है, वो जर्नल एंट्री फाइल भी मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है, तो सारे जर्नल एंट्री एक बार अलग से भी पढ़ के चले जाओ। फॉर्मूला शीट एक बार और पढ़ लो, समझ रहे हो। तो मल्टीपल टाइम्स पढ़ने की कोशिश करो जो चीजें आपको याद करनी है। तो टाइम मिल रहा है एक बार और फॉर्मूला शीट पढ़ लो, एब्रीविएशन से एक बार और पढ़ लो, इंपॉर्टेंट सेक्शन रूल नंबर एक बार और पढ़ लो, इंड एएस एएस के नाम नंबर एक बार और पढ़ लो, क्या जाता है तुम्हारा। लिमिट्स एक बार और पढ़ लो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, टाइम वेस्ट मत करो, ठीक है। तो ये है बोथ मॉड्यूल के बच्चे जिनके पास एक ही दिन रहेगा। अब आते हैं मेजोरिटी जो ऑडियंस है मेरी, विच इज सिंगल मॉड्यूल स्टूडेंट। तो आपके पास पूरे 2 दिन है, 20 to 22 आवर्स आप पढ़ सकते हो, और मिनिमम 20 आवर्स आपको पढ़ना ही है। उससे कम मतलब बेइज्जती है, आपके माँ बाप की बेइज्जती है, मेरी बेइज्जती है, सबकी बेइज्जती है। 2 दिन पूरे हैं, एग्जाम का टाइम है, 20 घंटे तो आपको पढ़ना है। मतलब एवरेज एक दिन में 10 घंटे आपको पढ़ने हैं जो कि अवेलेबल है। एक दिन आप 12 बजे आ जाओगे, 12 से 2 बजे भी बैठ गए, 2 से रात को 2, 12 घंटे पूरे ही हो जाते हैं। फिर अगला दिन तो पूरा ही है आपके पास, उसमें भी 10-11 घंटे तो आप पढ़ ही सकते हो, तो 20 घंटे मिनिमम है, ठीक है। तो अब आपको, अब ऐसे लोग, मैं चिढ़ क्यों रहा हूं मैं आपको बताता हूं। ये ऐसे लोग जिनके पास 20 से 22 घंटे हैं ना, ये लोग भी मुझसे यही पूछ रहे हैं कि सर सिर्फ एंड गेम नोट्स पढ़ के जाए क्या। मतलब सोच के देखो, एक 10 साल एक्सपीरियंस पर्सन के दिमाग में घुस के देखो, उसके दिमाग में हर कैलकुलेशन चल रही है जैसे आप पिक्चरों में देखते हो। 20 से 22 घंटे है इसके पास, ये इतना 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 पढ़ सकता है, पर ये क्या पूछ रहा है कि मैं सिर्फ 4-5 घंटे वाला मटेरियल पढ़ के चले जाऊं। मतलब तू 15-16 घंटे क्या करेगा बाकी। क्या तुम्हारा ये प्लान है कि 20 घंटे तुम सिर्फ 60 पेज पढ़ोगे। मतलब ये क्वेश्चन ना मुझे बहुत चिढ़ मचती है। तो प्लीज थोड़ा सा समझदारी दिखाएं, ठीक है। तो आपका बेस जो होगा, सिंगल मॉड्यूल के बच्चे, बेस जो आपका होगा वो होगा रिवीजन नोट्स, ये मिनिमम है। बेस आप रिवीजन नोट से पढ़ो। आई थिंक सीएमए का 200 पेज अराउंड है, 10 घंटे या 12 घंटे में हो जाएगा, या आपको कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है, वो आपके ऊपर है। 10 से 12 घंटे आप दे दो, 10 से 12 घंटे में यानी पूरा एक दिन आप सिर्फ रिवीजन नोट्स पढ़ो, और मुझे लगता है पूरा एक दिन में तो हो जाएगा, ठीक है। और फिर सेम बाकी जो उधर था, 5 पेपर्स 5 to 6 आवर्स, और सेम एंड गेम नोट, फॉर्मूला शीट, एब्जेक्शन, ये सब 5-6 घंटे। तो इस तरह से इतना ये सब मिनिमम है, ये भी मिनिमम है। इसमें अगर टाइम मिल रहा है तो एक और बार फॉर्मूला शीट पढ़ लो, एक और बार एब्रीविएशन पढ़ लो, एक और बार इंड एएस एएस के पूरे नाम नंबर पढ़ लो, जो भी चीजें मेमोराइज करने वाली हैं वो एक दो बार और पढ़ लो। क्लियर है क्या। तो ये आपको करना है सीएमए के लिए, क्लियर है। स्क्रीनशॉट वगैरह आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको ये चार्ट दिखा देता हूं, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, कोई दिक्कत नहीं है।
अब आते हैं एफएम पे, ठीक है। एफएम में सेम बोथ मॉड्यूल 10 to 12 आवर्स ही मिलेंगे आपको, सेम पूरा स्ट्रक्चर है, एंड गेम नोट्स और आपका फॉर्मूला शीट। इसमें आई थिंक और कुछ है नहीं, एब्रीवेशन आते नहीं है, सेक्शन नंबर है नहीं, ठीक है। एंड गेम नोट्स पर फॉर्मूला शीट और आपके पूरे के पूरे पास पेपर्स। और अब इसमें आपको टाइम मिलता है तो आप मल्टीपल रीडिंग्स करें फॉर्मूला शीट की, ठीक है। प्रैक्टिकल तो आई थिंक पास पेपर के थ्रू काफ़ी हद तक आपके पूरे कवर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आपको आई थिंक टाइम बचेगा ही नहीं। प्रैक्टिकल यानी पास पेपर्स में थोड़ा आपको टाइम हो सकता है ज़्यादा लग जाए, क्योंकि आपको कैलकुलेटर पे थोड़ा सा ट्राई भी करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 10 से 12 घंटे इसी में पूरे आपके निकल जाएंगे, तो इतने पे ही आपको स्टिक करना है। और ये भी आई रिपीट मिनिमम है, ये मिनिमम है, टाइम मिलता है। फॉर्मूला शीट एक बार और पढ़ लो, एसएम वैसएम के कुछ अजम्पशंस थेरी के ये वो चार्ट्स कुछ देख के जाने हैं वो और देख लो, लाइन चार्ट बार चार्ट ये सारे जो चार्ट्स है आपके सिक्योरिटी एनालिसिस में वो सब देख के जाओ, सिक्योरिटीज मार्केट लाइन, कैपिटल मार्केट लाइन, उसके चार्ट्स देख लो, चार्ट्स देख के जाओ ना। फिर जो एसएम में इतने सारे आपके थेरीज हैं उसके आप चार्ट्स देख के जाओ, ठीक है। टाइम मिला तो बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, और ये सब मिनिमम है, क्लियर है। फिर आते हैं बोथ मॉड्यूल, सिंगल मॉड्यूल जिनके पास 20 से 22 घंटे हैं, सेम रिवीजन नोट्स आपका बेस होगा, 10 से 12 घंटे आप दे दो, फुल 1 डे आप रिवीजन नोट्स कर लो। आई थिंक 230 या 240 पेजेस का होगा, आई थिंक मैनेजेबल है। थोड़ा बहुत ही हो सकता है आपको फटाफट पढ़ना पड़े, या कुछ कुछ पैराग्राफ्स आप स्किप कर सकते हो, आपके ऊपर है, पर 10 से 12 घंटे में ऑलमोस्ट पूरा हो जाएगा। उसमें भी आप एसएम पहले कर लेना, एसएम पहले कर लेना, एसएम को ही प्रायोरिटी देनी, मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। पेपर में भी आपको एसएम पहले लिखना है, एफएम बाद में लिखना है, सब आई थिंक फ्लो मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर से बता देता हूं। एफएम एसएम में क्या करना है, पहले एसएम पूरा करना है, 1 घंटे में 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। फिर एफएम पे आना है, एफएम में पहले थेरी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं एक फ्लो में, 35 अराउंड आएंगे थेरी एक फ्लो में, आधे पौन घंटे में ही वो हो जाएगा। 30-35 में से 20 तो आपको जम जाएंगे, 10-12 जो नहीं आएंगे उसको फॉर दैट मोमेंट आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद आप प्रैक्टिकल पे आ जाओ, प्रैक्टिकल को भी 40-45 मिनट्स आप दे दो, 20-25 क्वेश्चन या 28 क्वेश्चन आते हैं, 30 से ज़्यादा आते नहीं है, तो आप 1 घंटा रख लो, मतलब 2.5 घंटा आते आते आपका पूरा एक फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। एसएम में 40 क्वेश्चन हैं आपके, तो उसमें से आपको 30 या 25 तो आ ही जाएंगे, 4-5 आप वहाँ पे पेंडिंग रखो। एफएम की थेरी में भी 8-10 आपके पेंडिंग रह जाएंगे, और प्रैक्टिकल्स में भी 8-10 पेंडिंग रह जाएंगे, मतलब एक फ्लो में आपके 70-75 क्वेश्चन पूरे सॉल्व हो जाएंगे लगभग 2.25 या 2.5 घंटे में। और फिर आखिरी आधा घंटा वो सारे जो क्वेश्चन आपने छोड़े हैं उनको एक बार और बैठो, देखो आप आंसर कर पा रहे हो तो कर लो, नहीं तो स्किप कर दो। तो ये फ्लो रखना है। फिर सीएमए में क्या करना है, सेम, पहले थेरी, पार्ट ए की थेरी, फिर पार्ट बी की थेरी, थेरी पहले पूरा कर लो। पार्ट ए में ज़्यादा थेरी आती है, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, तो थेरी पे आपको ज़्यादा ध्यान देना है। और फिर एक फ्लो पूरा जब थेरी का हो जाएगा, 1 घंटा या 1.25 घंटे में हो जाएगा, उसके बाद आप प्रैक्टिकल्स लेके बैठो, और फिर उसमें भी सेम 1 घंटा आपको प्रैक्टिकल्स में लगेगा, 2.5 घंटा आते आते आपका जो जो भी चीज़ें आपको आती हैं वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। और आखिरी आधे घंटे में जो भी चीज़ें आपने स्किप की हैं, जो एक फ्लो में आपको क्लिक नहीं हुआ, वो आपको फिर से रिव्यू करके कोशिश करना है, आपको आता है, रिकॉल हो गया तो कर लेना है। तो ये फ्लो आपको रखना है पेपर सॉल्व करने का। दोनों पेपर्स में पहले प्रैक्टिकल सॉल्व नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं, अ बिग नो। कितना भी आपका प्रैक्टिकल स्ट्रांग हो, आप सीए के स्टूडेंट हो, क्वालिफाइड सीए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले प्रैक्टिकल्स आप सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। प्रैक्टिकल्स पहले नहीं पकड़ने, पहले थ्योरी ही सॉल्व करनी है, क्लियर है। तो ठीक है, रिवीजन नोट्स पूरा 1 डे आपको दे देना है, 10 to 12 आवर्स, उसमें भी एसएम पहले पढ़ लेना है। पास पेपर्स 5 to 6 आवर्स, सेम एंड गेम नोट फॉर्मूला शीट 5 to 6 आवर्स, ठीक है। ये सब मिनिमम है, इतना आपको करके जाना है पेपर के पहले, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो। चलो ठीक है, तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। सारी बातें बता दी है सर मेरे तरफ से, ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। पढ़ाई की होगी तो पेपर अच्छे जाने चाहिए, पढ़ाई नहीं की होगी तो पेपर मेरे बोलने से भी अच्छे नहीं जाएंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। जितना भी हुआ है मैं बोल रहा हूँ उसको निखारो, उसमें से जितना बेस्ट ले सकते हो उतना कर लो, ठीक है। अब जो नहीं हुआ है ना वो सोचना बंद कर दो, अपना बेस्ट दो, मैक्सिमम टाइम डिवोट करो, टाइम वेस्ट करना इधर उधर बंद करो,
और एक्सेप्ट कर लो जितनी भी आपकी पढ़ाई हुई है उसके हिसाब से आप एक, मैंने ऑलरेडी टेस्ट भी दी हुई है, रिक्वेस्ट करता हूं अभी भी आपके पास टाइम है तो CMA-FM की आप वो टेस्ट दे सकते हो। आपको एक अंदाजा आ जाएगा कि वेयर यू स्टैंड और कहाँ आपको काम करना है, क्या आपको नहीं आता, क्या आप कर पा रहे हो, आपको बहुत अच्छा एक एनालिसिस हो जाएगा। उसके हिसाब से आप रिवीजन अपनी प्लान कर सकते हो। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, ऑल द वेरी बेस्ट। ठीक है, थैंक यू सो मच। तो अब तुम्हारे हवाले है वतन साथियों। ठीक है, मेरे तरफ से सब हो गया है, मैंने सब दे दिया है सर, मेरा और कोई प्लानिंग अब नहीं है। एग्जाम टाइम में मैं अवेलेबल नहीं रहता हूँ, आपको पता ही होगा। मैं 2-3 अटेम्प्ट से ये कर रहा हूँ और इस अटेम्प्ट में भी यही करूँगा। एग्जाम टाइम में आपको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, एक और वजह नहीं दूंगा यूट्यूब खोलने की कि अमित सर कुछ डाले क्या, अमित कुछ नहीं देने वाले अभी अमित सर, सब दे दिया है, सब वेबसाइट पे अवेलेबल है, सबके प्लेलिस्ट बने हुए हैं। मेरा स्टाफ का नंबर मैं डाल देता हूँ, कोई अगर यूट्यूब वीडियो आपको नहीं मिल रहा, कोई नोट्स आपको नहीं मिल रही, आप स्टाफ से डायरेक्टली मांग सकते हो। मैं अब अवेलेबल नहीं हूँ, मैं अब आगे बढ़ूंगा, अगले बैच के लिए प्लानिंग करूंगा, अगला जो आगे का है उसके लिए मैं करूंगा। ठीक है, आपके लिए अब कुछ भी आने वाला नहीं है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।